हेलो एवरीवन, खम्मा घनी आप सभी को वेलकम ऑन मारू राजस्थान। और मारू राजस्थान पे आज हम करने वाले हैं हमारे स्टूडेंट तमन्ना शर्मा उनका इंटरव्यू, जिनका अभी हाल ही में सोशियोलॉजी एग्जाम सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। तो आइए सब मिलते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को आई होप बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनके इंटरव्यू से। सो वेलकम तमन्ना ऑन मारू राजस्थान। और आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सबकी तरफ से कि आपने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, इसको एग्जाम को। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सब आपने कहाँ से किया, क्या आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। मैंने सोशोलॉजी ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में। हम्म। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी एमए अपनी सोशोलॉजी से की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ओ- और मैं पीएचडी परसुइंग हूँ, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पे हम आते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी बताइएगा सबसे पहले। मैं पंचकुला स्टेट हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। तो ये तमन्ना उन सबके लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है जिनको लगता है कि हम अदर स्टेट से हैं और राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हम क्रैक नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, आप सबके सामने एग्जाम्पल है। तो तमन्ना बताइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की? आइडियली इसके लिए सब स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कितना टाइम हमें चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए। यस मैम। तो मैम ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी मई 23 लास्ट में या फिर जून 23 स्टार्टिंग में। हम्म। तो मुझे उस टाइम पे मैं जो नवंबर 2022 था उस टाइम मैंने जेआरएफ अपना क्लियर किया था। ओके। तो मेरी पीएचडी वाला काम भी चल रहा था, तो मुझे ऐसे लगा था कि अभी मुझे कुछ और करना चाहिए। तो फिर तभी नोटिफिकेशन आउट हुई आरपीएससी की। तो हम्म। फिर मुझे लगा मुझे यहाँ प्रिपेयर करना चाहिए। तो फिर मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो फिर आपने स्टार्टिंग में जून से हमारी क्लासेस शुरू की। तो हम्म। सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा, तो वहां मैंने पोर्शंस देखे कि आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है। तो मुझे इस स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था सिवाय ये कि एग्जिस्ट करता है राजस्थान। अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, तो हम्म। मैंने इकोनॉमिक सर्वे से अपना थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट की कि मैं देखती हूँ कैसा हम्म। होता है। हम्म। तो उस टाइम आपने इकोनॉमिक सर्वे हमारा शुरू किया था। अच्छा तो अच्छा। उस टाइम बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे नंबर्स ही हमें याद करने होते हैं, कितना हम्म। बजट है, कितना क्या है, वो आपने हमें ट्रिक से थोड़ा थोड़ा आप करवाने लगे, तो मुझे इंटरेस्ट आया। अच्छा। तो फिर हम इकोनॉमिक सर्वे से हमने एक महीना इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ा। ठीक है। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं कर सकती हूँ। हम्म। तो मैंने 6 अगस्त 2023 से अपनी फुल्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने किया। और इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ मैंने जो बजट हो, मतलब जो नंबर्स होते हैं, स्टैटिक पोर्शन है, सिर्फ वो किया। ओके। और ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट की सबसे पहले। तो पहले मुझे ये लगा कि मैं थोड़ा बेसिक देख लूं कि राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कैसा ज्योग्राफिकल एरिया है, हम्म। फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसी हैं। तो हम्म। मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया ज्योग्राफी के अंदर। हम्म। तो सबसे पहले आपने हमें शुरू करवाया था, उनका फिजियोग्राफिक डिवीजन करवाया था हाँ, कि मैप अरावली वाला। है, हाँ, मैप राजस्थान वाला मैप का क्वेश्चन हम। भी। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर हमने वहां से शुरू किया, फिर मुझे और इंटरेस्ट आया। फिर हम्म। हम धीरे धीरे जैसे मूव किए सॉइल्स पे, क्लाइमेट कैसा है, हम्म। और पूरा आपने मैप की ट्रिक से हमें याद करवाया। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और मेरा एक फुली एक फ्लो के अंदर मेरी तैयारी वहां से शुरू हो चुकी थी। अच्छा। और फिर मैं बिल्कुल अपना जो एक टाइमिंग है कि आज के मेरे ये टारगेट्स है कि आज मुझे सॉइल करनी है। सॉइल में भी जैसे आज मैंने ले लिया कि आज मैंने ब्लैक सॉइल करनी है, ब्राउन सॉइल करनी है, एलुवियल सॉइल करनी है। तो मैं हम्म। 3-4 सॉइल्स करती थी। और एक जैसे 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन थी, तो एक डिवीजन कवर करती थी। अच्छा। फिर 2 टॉपिक्स मैंने साथ साथ में चलाए। हम्म। उसके बाद फिर जब मेरा ज्योग्राफी प्रिपेयर हो गया, उसके बाद फिर मैं पॉलिटी पे आई। अच्छा। पॉलिटी भी एक ऐसा पोर्शन था जो कि इजी था। इजी नहीं मतलब जो हमें बेसिक पता ही होता है, जैसे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, फिर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके कैसे मतलब एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का। फिर वो भी आपने हमें ट्रिक से करवाया। अच्छा। फिर जो हमारे जैसे फर्स्ट गवर्नर कौन था, फिर जो अभी तक के कितने गवर्नर्स रहे हैं, कितने चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, कितना ऐसे कोई गवर्नर या चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई हो या हम्म। जिन्होंने रिजाइन दे दिया।
कितनी बार लोकायुक्त जो है वो बने हैं। पूरा का पूरा मतलब मेरा एक फ्लो के अंदर मेरी तैयारी होती गई। हम्म। पॉलिटी से मैंने शुरू किया ज्योग्राफी के बाद, और फिर वो अच्छा मेरा पॉलिटी भी ऐसा था कि 20 डेज मुझे लगे उसको क्लियर मतलब कवर करने के अंदर। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आई, जैसे मेरा इकोनॉमिक सर्वे हो चुका था, हम्म मेरी ज्योग्राफी हो चुकी थी, पॉलिटी हो चुकी थी। अब मैं आई हिस्ट्री पे। अब हम्म। हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा है, और उस टाइम लास्ट है। हमारे पास टाइम नहीं था। हम्म। बहुत वास्ट है। और उस टाइम ये था कि अगस्त से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और अक्टूबर आ चुका था। हम्म। और मीनवाइल इतनी सारी बातें उड़ती उड़ती आने लगी थी कि पोस्टपोन होगा पेपर, और बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसे लगा कि अभी नहीं होगा लेकिन कभी तो होगा। वेरी गुड। हाँ। तो मैंने ये सारी चीजें बिल्कुल निगलेक्ट की, और मैंने सिर्फ अपनी तैयारी पे ही फोकस रखा। हम्म। तो ये जो एग्जाम है हमारा वो 7 अक्टूबर को होना था, अच्छा। लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। हम्म और वो मेरे फेवर में ही काम किया, क्योंकि मैं हम्म आउट ऑफ स्टेट थी, तो मुझे वहां से शुरू करना था जहाँ राजस्थान के बच्चे ऑलरेडी निपटा के बैठे होते हैं। हम्म। तो फिर मेरे फेवर में ये काम किया, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फुल्ली फायदा उठाया। तो हम्म फिर मुझे लगा जहाँ मैं हिस्ट्री छोड़ने वाली थी, हम्म क्योंकि अक्टूबर तक ही आ गया था मुझे ज्योग्राफी और पॉलिटी करते करते। तो मुझे लगा कि मैंने सिलेबस को डिवाइड किया, उसमें आता है आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो हम्म मुझे लगा कि पहले मैं आर्ट और कल्चर करती हूँ, फिर हम्म उसके बाद आपके ट्रिक्स थे जैसे फोक डांसेस थे, हम्म फिर जो फेयर फेस्टिवल्स होते हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम्म। लिटरेचर थी, पेंटिंग्स थी, जैसे दादू दादू जी हमने पढ़े, हाँ। मीराबाई हमने पढ़े, फिर हम्म बाबू जी हमने पढ़े। तो इन सब का मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया और मैं डेली इनको कवर करने लगी। हम्म तुम देखते देखते मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत ज्यादा टॉपिक मतलब कवर कर चुकी हूँ। हम्म। जैसे जो वो होता है कि क्या पहनते हैं, जो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स। होती है, ऑर्नामेंट्स हाँ। ऑर्नामेंट। हम्म तो वो ऑर्नामेंट्स मैंने क्लियर कर, मैं ऑर्नामेंट्स ऐसे करती थी कि आज मैंने फेस के ऑर्नामेंट्स करने हैं। हम्म जैसे माथे पे क्या पहनते हैं, इयर्स में क्या पहनते हैं, नाक में क्या पहनते हैं, गले में क्या पहनते हैं, ताकि अगर मैं भूल भी जाऊं पेपर के अंदर तो मुझे ये पता हो कि इसको किसी और बॉडी पार्ट में तो नहीं नहीं पहनते हैं, पहनते। सिर्फ ऊपर वाले portion में ही है। ठीक हम्म है, तो हम्म मैंने डेली डेली का एक कवर करना स्टार्ट किया। अब उस टाइम तक नवंबर आ चुका था, हम्म और हमें ये पता चल चुका था कि हमारा जो एग्जाम है वो 7 जैन को है, हम्म 7 जैन 2024। अब इतना सारा पोर्शन मैंने पढ़ा तो था, मुझे रिवाइज भी करना था। हम्म। तो मैंने क्या किया कि आपने हमें फिर करंट अफेयर्स के लिए जो एक मेजर पोर्शन है, हाँ ठीक है, हाँ। तो आर्ट एंड कल्चर में कर चुकी थी, काफी कर चुकी थी, पेंटिंग्स कर ली, लिटरेचर कर लिया, फोक डांसेस, हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स, फोक सॉन्ग्स मैंने कर लिए, फेयर फेस्टिवल्स मैंने कर लिए, मतलब ऑलमोस्ट मैंने अपना जो कल्चर था, मेजर आर्ट एंड पोर्शन। कल्चर, वो हम्म मेजर पोर्शन में कर चुकी। हम्म उसके बाद फिर हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि हम्म वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम्म जो मारवाड़ डायनेस्टी है, मेवाड़ डायनेस्टी है, कछवाहा है, तो उनके जो मेजर रूलर्स रहे हैं, तो हम्म उनके बारे में मैंने पढ़ लिया कि इनके जो वंशज जो रहे हैं, कम से कम मैं वो तो प्रिपेयर करके जाऊं। वो हम्म। होता है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा। तो जितना मैं कर सकती थी मैंने वो किया। उसके बाद फिर जो आंदोलन होते हैं, मूवमेंट्स होती हैं, तो मुझे पता था कि यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है। तो मैंने आंदोलन जो मेजर थे वो मैंने क्लियर किए, कवर किए। उसके बाद फिर अब आ चुका था नवंबर। ठीक है, नवंबर तक ऐसा था कि मैं कर चुकी थी कवर, क्योंकि मैं साथ साथ में ही अपनी रिवीजन भी करती रहती थी। फिर अब मेजर पोर्शन बचता था करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स तो का। आपने तब प्रोवाइड की थी मूमल की पब्लिकेशन हाँ हाँ ईयरली। हाँ। उसकी मैगजीन आती है। हाँ, उसकी मैगजीन आती है, तो आपने हमें वो प्रोवाइड करवाई। तो हम्म मेरे पास एक महीना बचता था। उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने अपनी रिवीजन के स्लॉट्स तैयार किए, हम्म और उसके बाद फिर मैंने अपना ये मूमल पढ़नी स्टार्ट की। और उसके बाद फिर जो एक मूमल की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही एक एमसीक्यूज की किताब आती है, तो हम्म। मैंने एमसीक्यूज लिखना शुरू किए। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। तो मेजर पोर्शन जो था मेरा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का, वहां से भी कवर हुआ। मतलब हम्म। कुछ ऐसे थे जैसे फोर्ट्स है, कौन सा फोर्ट कौन से जिले में है, तो चले मेरा में। वहां से कवर हो गया। हम्म वो मैं एक जगह नोट डाउन कर लेती थी कि ये जो फोर्ट है ये इस लोकेशन से बिलोंग करता है, हम्म इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, हम्म रिजर्व थे, वो हम्म। भी मैंने ऐसे कवर किए थे। तो उसके बाद ऐसा था मैम कि दिसंबर मेरा पूरा रिवीजन में गया, और जनवरी के अंदर फिर आपका एग्जाम हो गया एग्जाम हो हमारा। गया।
अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जीके कैसे कवर करना चाहिए, क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर में यही होता है कि अपने सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको बहुत कुछ आ चुका होता है, क्योंकि पीजी किए हुए होते हैं या पीएचडी कर रहे होते हैं या पीएचडी कर चुके होते हैं, और यूजीसी नेट भी दे रखा होता है, तो अपने स्टूडेंट्स में एक्सेल होते हैं स्टूडेंट्स। जीके में उनको मेजर प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम ये पूछें कि टाइम डिवीजन सब्जेक्ट का और जीके का, तो वो आप कैसे करते थे कि मुझे इतने घंटे जीके पढ़ना है, इतने घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है? क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स का बहुत सवाल रहता है कि मैम इसको हम बैलेंस आउट कैसे करें दोनों चीजों को। तो वो आप कैसे करते थे, स्पेशली जो लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ्स होते थे एग्जाम से पहले, वो वाले उन मंथ्स में? तो मैम यहाँ यूनिवर्स ने मेरी बहुत हेल्प की कि अच्छा। हमारा जो ये था जीके वाला था हमारा एग्जाम, वो 7 जैन को शेड्यूल हुआ। हम्म। वेयर जो हमारा सब्जेक्ट का एग्जाम था वो था 30 मई 2024। अच्छा। तो मुझे अपने का मैंने पढ़ाई ही नहीं की, क्योंकि मुझे लगा था मेरे अच्छा। पास इनफ टाइम है अपने सब्जेक्ट के लिए। तो अच्छा। मेरा फुल्ली जो कंसंट्रेशन था वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे था। सब्जेक्ट पे। अब मैंने ऐसे किया कि जब मैंने जीके पढ़ी तो मेरे को ये था कि मुझे शुरू से ही शुरू करनी थी वो चीज, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी हम्म। नहीं आती थी। तो मैंने अपना लाइब्रेरी का रूटीन बनाया, उस टाइम मेरे पीएचडी का काम भी चल रहा था। अच्छा। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी। ठीक है। तो सुबह 5:30 बजे उठ के अपना फ्रेश होती थी, नहाती थी, और चाय पी के मैं अपना जो सबसे पहला स्लॉट जो मेरा था वो 6 बजे से 9 बजे तक का होता था। अच्छा अब ठीक। उस 6 और 9 बजे से बीच के, अभी माइंड उस टाइम बहुत फ्रेश होता है, तो हम्म। मैं सिर्फ वो फैक्ट्स याद करती थी जो क्रैमिंग फैक्ट्स हैं, जो हम्म। स्टैटिक पोर्शंस होते हैं, जिनको हाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ मतलब लर्न याद करना करने है की आपको, जरूरत होती हाँ, माइंड में, मतलब उसको रिटेन रखना है हमें, उन फैक्ट्स को। हम्म। थी। तो 6 से 9 बजे तक मेरा वो स्लॉट होता था जहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पोर्शन मेरे माइंड में जाता था। हम्म। उसके बाद फिर 9 बजे से 10 बजे तक मैं एक ब्रेक लेती थी। हम्म। तो फिर 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, जैसे ज्योग्राफी। ठीक है। तो 1 बजे से लेके 2 ढाई बजे तक फिर मेरा ब्रेक होता था। हम्म। फिर मेरा नेक्स्ट स्लॉट होता था 3 बजे से लेके 6 बजे तक का, हम्म। जिससे मैं अलग सब्जेक्ट पढ़ती थी, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी। ठीक है। उसके बाद मेरा 9 बजे तक एक स्लॉट हो गया। उसके बाद फिर मैं 10:30 बजे, मतलब 9 से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक मैं वो करती थी जो आज मैंने पढ़ा है, हम्म। ताकि एक मुझे ये लगे कि हाँ मैंने कुछ आज प्रोडक्टिव कुछ किया है। और ठीक। सिर्फ मैं देखती थी उस टाइम पे। हम्म। और 10:30 बजे मैं सो जाती थी, क्योंकि ठीक। उस टाइम पे हमारा माइंड जो होता है वो बहुत ज्यादा हाँ। एग्जॉस्ट हो चुका होता है। हाँ, उस और टाइम। इसके अलावा कि हम फालतू अपना टाइम वेस्ट करें, तो सो जाओ, क्योंकि हम्म। सुबह हमने 5:30 बजे उठना भी है। तो। ओके। ये आपका स्केड्यूल रहता था, तो बेसिकली अगर हम देखें तो जीके में मतलब आपने आराम से 6 to 8 आवर्स डेली बेसिस पे दिए ही दिए। 8 to 9 आवर्स हाँ, हो गए, कई मैं बार हो गए। हाँ, कोई 8 to 9 आवर्स में देती थी, और मैं टाइमर लगा के पढ़ाई करती थी। अच्छा। मतलब ऐसा था कि अगर मैं पानी भी पी रही हूँ तो मैं टाइमर ऑफ करती थी। अच्छा। हाँ जी। और जैसे 5-10 मिनट का अगर मैंने ब्रेक लिया है तो भी मेरा टाइमर ऑफ रहेगा। तो बिल्कुल अच्छा। शेयर स्टडी के मेरे 8 to 9 आवर्स तो जाते ही थे। जाते ही जाते थे, और इसमें मोबाइल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता था बिल्कुल? ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि ये कैसे करते थे। अच्छा, स्टूडेंट्स, हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और मैं बताती हूँ कि स्टूडेंट्स को जितना हम करा रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ, इसी को आप अच्छे से रिवीजन करो। और आपकी इसका ये भी मेन पॉइंट निकल के आया है कि जो आप पढ़ रहे हो सारा दिन उसको आप सेम डे रिवाइज भी करते थे, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसमें स्टूडेंट्स बुक्स का जरूर पूछते हैं। अगर आपने जैसे करंट अफेयर्स के लिए आपने बताया मूमल की एनुअल मैगजीन आती है, वो आपने रेफर की। स्टैटिक के लिए भी स्पेशली इंग्लिश मीडियम था आपका, तो आपने कोई बुक रेफर की थी? कहाँ से, मतलब आपका रिसोर्स क्या था पढ़ने का? और मुझे ये था कि अगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाऊंगी, स्टैंडर्ड बुक्स तब प्रेफरेबल होती हैं जब आपको पता हो कि हम्म। ये है कि आप बिना किसी गाइडेंस के आप खुद से तैयारी कर सकते हो, तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाइए। अगर हम्म। आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो हम्म। फिर मैं ये प्रेफर करूंगी कि पहले आप थोड़ा जानिए उस सब्जेक्ट को, सिलेबस उठा के देखिए। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, तो आप एक बार जिस्ट ले लीजिए उस चीज का कि हम्म। एक्चुअल में ये है क्या। है क्या? तो मैंने तो सबसे पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे से स्टार्ट किया था, ताकि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आए मेरे अंदर कि मैं कर भी सकती हूँ या कर नहीं। भी सकते हैं। क्योंकि एक कंसीव्ड नोशन होता है, बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे ये बोल के कि आप आउट ऑफ स्टेट हो, और जो सभी स्टेट्स वालों की ही ये प्रेफरेंस रहती है कि वो अपने बच्चों को ही सेलेक्ट करें। तो हाँ। ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं उनको चांस ही नहीं दूंगी, मैं हम्म। उनको पहले ही उतने मार्क्स रिटर्न में ले लूंगी जितने इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, हम्म। ताकि अगर मुझे इंटरव्यू में
एक नंबर भी ना मिले तो भी मेरे पास इतने चांसेस हों कि मैं रिटर्न के बेसिस पे ही क्लियर कर जाऊं कट ऑफ। ठीक है। तो आप अभी जैसे फुल मार्क्स आउट तो नहीं हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने पूछा है कि आपके जीके में कितने मार्क्स आए, सोशियोलॉजी में कितने आए। इंटरव्यू का तो चलो अभी नहीं पता होगा आई थिंक। तो थोड़ा सा रफ आइडिया स्टूडेंट्स को दे दीजिए, ताकि वो जीके का एक डर जो है ना, वो स्टूडेंट्स के माइंड से निकल जाए कि इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। तो वो आप एक आइडिया स्टूडेंट्स को दे दीजिए। ठीक है। तो मैम मेरे जीके में रफली 22 से 23 मार्क्स होंगे। ठीक है। ओके। सब्जेक्ट में मेरे 97 to 98 मार्क्स होंगे आउट ऑफ 150। ओके। तो मतलब रफली हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 119 या 120 के बीच मेरे रिटर्न में आपका एग्जाम जो थे आउट ऑफ स्कोर है। 200। हाँ। तो स्टूडेंट्स को आई होप अभी क्लियर होगा कि 50 में से अगर जीके की हम स्पेशली बात करें, तो आप 20 to 25 मार्क्स भी लेकर के आते हो। अभी तो मिनिमम 40% क्राइटेरिया कर ही दिया है वहां पे कि 20 मार्क्स आपको लाने ही है। तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप उसका डर क्रिएट ना करें अपने माइंड में कि जीके आती नहीं है। जब से आप स्टार्ट करें तब से भी आप कर सकते हैं। और मैं तो ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने लास्ट 1 मंथ में पूरे कोर्स की सिर्फ वीडियोस देख के भी 20+ स्कोर किया है, मतलब स्टूडेंट्स ने। तो उन्होंने हो सकता है लास्ट 1 मंथ में बहुत ज्यादा इनपुट दिया होगा, शायद से ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने, स्ट्रेटेजी ऐसी रही होगी। और सब्जेक्ट की आपकी बुक लिस्ट कोई स्पेशल हो सोशियोलॉजी की, जो सोशियोलॉजी के एस्पिरेंट्स देख रहे हो इसको। मैम जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे ही मैंने जेआरएफ किया था। तो ठीक है। मेरी जेआरएफ की तैयारी बहुत अच्छी थी, मतलब मैंने हम्म। ऑनलाइन रिसोर्सेज से की थी, जिससे सोशियोलॉजी के एक एजुकेटर है अंतरा चक्रवर्ती। तो अच्छा। मैंने उनसे अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी की और ठीक। उसके लिए मैंने बहुत एमसीक्यूज लगाए थे। मतलब ऐसा था कि मैंने जितने भी एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, हम्म। किसी भी स्टेट के हों, जितने हम्म। भी नेट हों, जेआरएफ के एग्जाम्स अभी तक के हुए हों, इवन हम्म। 90s से भी, ठीक है। तो मैंने वो सभी एमसीक्यूज लगाए। कोई वेस्ट बंगाल का पेपर हो, चाहे किसी भी हिमाचल का हो, गुजरात को, जिस मर्जी भी स्टेट का हो, मैंने हम्म। जितने भी अवेलेबल एमसीक्यूज थे मैंने वो किए। और ठीक। उसके बाद जो मुझे आते थे वो मैं कर देती थी, और जो मुझे नहीं एमसीक्यूज आते थे वो मैं एक अपने रजिस्टर पे लिख लेती थी, वन वन लाइनर्स के। ओके। हाँ। और इंटरव्यू के लिए फिर मैंने, जैसे हमारा सिलेबस है, तो इंटरव्यू के लिए मैंने सोशियोलॉजिकल थ्योरी, एक बुक है रिट्जर की, जॉर्ज रिट्जर की, वो ओके। मैंने रेफर की थी। अच्छा। और एक हेरोलम्बस की किताब आती है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, वो मैंने की थी। और एक बेसिक बुक है सी एन शंकर राव की, वो ठीक। मैंने की थी। और रावत पब्लिकेशन की किताब है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की, वहां से आपके जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। ठीक है। और जीके के लिए आप कितने एमसीक्यूज मतलब लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करते थे, कितना टाइम डिवोट करते थे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, पेपर थर्ड के लिए। ऐसा था कि जैसे आज मैंने ज्योग्राफी का एक पोर्शन पढ़ा है, फॉर ठीक। एग्जाम्पल आज मैंने सॉइल्स पढ़ी, तो जितने भी सॉइल्स के एमसीक्यूज हैं, हम्म। एक मूमल की पब्लिकेशन किताब आती है, तो हम्म। वहां से मैंने soil के उसी के उसी दिन निपटा दिए ठीक है। एमसीक्यूज। हम्म। मतलब जो मैं पढ़ती थी वो मैं देखती थी कि मैं कहाँ लाई करती हूँ। ठीक है। तो जैसे आज मैंने टॉपिक पढ़ा तो तुरंत मैंने उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज की। लगा लिए, हाँ। उससे वो एक तो टॉपिक डबल प्रिपेयर हो जाता है आपका। कुछ वहां से नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी प्रिपेयर हो जाते हैं, जो हमने नहीं पढ़े होते टॉपिक जब हम कवर करते हैं। और जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी हमें पता चल जाती है कि कहाँ पे हम उसमें गलती कर रहे हैं। अच्छा, अब थ्योरी हो गया, हमने पेपर की बात कर ली। इंटरव्यू कैसा था आपका? इंटरव्यू में क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? तो थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में ब्रीफ कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले उसमें। मैम इंटरव्यू था, हाँ, आवाज क्लियर है मैम? हाँ, क्लियर है बिल्कुल। इंटरव्यू ये था मैम कि हमारा रिटर्न का रिजल्ट आया था 19 फरवरी 2025। और हम्म। हमारा इंटरव्यू था, हमारे इंटरव्यू का फर्स्ट फेज था 15 अक्टूबर 2025 से लेके 30 अक्टूबर 2025 तक। हम्म। तो उस टाइम पे ये था कि बहुत ज्यादा गैप आ गया था हमारा, फेब से लेके अक्टूबर तक। हम्म। तो कई बार ये होता था कि इंटरव्यू कब आ जाए। तो हम्म। स्टार्टिंग में ये था कि हमने पढ़ना शुरू किया कि शायद 1-2 महीने के अंदर होता होगा, हम्म। लेकिन वो नहीं हुआ। तो पीएचडी के काम भी थे, तो छूटती गई पढ़ाई थोड़ी थोड़ी, मतलब जहां आप 8-8 घंटे दे रहे हो वहां 4 आए। फिर हम्म। इवेंचुअली 2-2 घंटे आए, पर हम्म। पढ़ाई नहीं छूटी। मतलब ऐसा था कि मैं, मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि इंटरव्यू की तैयारी भी है, हम्म। लेकिन कोई कंडीशन ही नहीं थी कि कब होगा। कुछ भी हम्म। नोटिफिकेशन नहीं थी, बाकी सब्जेक्ट के चल रहे थे, आरएस के इंटरव्यू चल रहे थे। फिर एक दिन नोटिफिकेशन आउट होती है 25 सितंबर 2025 अच्छा। कि आपका इंटरव्यू हो रहा है।
हम्म। तो अगर वो नोटिफिक और फर्स्ट फेज की उन्होंने इंटरव्यू निकाला कि आपका 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच फर्स्ट फेज है। तो अच्छा। अगर वो नोटिफिकेशन 6:30 आउट हुई थी, तो एग्जैक्ट 6:35 मेरे पास जितने रिसोर्सेज थे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिए अच्छा ठीक है। कि एक इंटरव्यू आ गया। तो उसके बाद से मैंने फिर से अपना एक रूटीन बनाया, वही वाला। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जितने भी मेरे प्रायोरिटीज थी वो मैंने सब बैकएंड पे रख दी। और मैं फिर से, मेरा 8 8 10 10 12 12 घंटे भी गए अच्छा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए। हम्म। तो फिर मैं थोड़ा, यूनिवर्स ने मेरा बहुत साथ दिया कि मैं अलाइंड रही यूनिवर्स के साथ। तो हम्म। मेरा जो इंटरव्यू था वो सेकंड फेज में हुआ, जो अच्छा। कि था 10 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक। हम्म। और 10 को ही मेरा इंटरव्यू था। हम्म। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए। तो हम यहाँ से, मैं हरियाणा से हूँ, तो एक लगभग एक दिन लग जाता है पहुंचने के लिए। हम्म। तो मैं 8 तारीख को यहाँ से निकल गई थी और मेरा इंटरव्यू था 10 तारीख को इवनिंग में। हम्म। और फिर इवनिंग में भी ये था कि 14 स्टूडेंट्स होते हैं, दो बोर्ड होते हैं, 14 स्टूडेंट्स होते हैं, 7 7 ईच बोर्ड के अच्छा। अंदर होते हैं, और मेरा टोकन नंबर था 13। तो मुझे लगा कि अब तक तो, मतलब 13 तक तो शायद वो, ऐसा हो, एक प्री हम्म। कंसीव्ड नोशन होता है ना कि हम्म। शायद लास्ट लास्ट में हो रहा है, बोर्ड मेंबर्स थक जाएंगे। थक जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। अभी क्या है मैम कि दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होता है पढ़ते हैं और दूसरे होते हैं पढ़ने नहीं देते हैं। तो उन जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो उनको इग्नोर करो, हम्म। और सिर्फ आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो हम्म। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर फुल कैलिबर है, आप यहाँ तक आ सकते हो, तो आप आगे भी जा जा सकते हो। सकते हो बिल्कुल। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है किसी भी प्रिपरेशन का, कि सबकी बातें छोड़ दो, डिस्कस हम्म। ही मत करो। हम्म। मेरे आसपास तक के लोगों को भी नहीं पता था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हम्म। मुझे लगा कि बात होगी तो क्वेश्चंस भी पुटअप होंगे, तो छोटा मैंने होंगे। कॉन्वर्सेशन हाँ। ही अवॉइड की हाँ गई। ठीक है। तो फिर मैं, मेरा इंटरव्यू था, मेरा टोकन नंबर 13 था, और आयुब खान सर का बोर्ड था। ओके। और तो मुझे थोड़ा डर भी था हम्म। कि, और मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने कभी प्राइवेटली भी अप्लाई नहीं किया है, अच्छा अच्छा। कभी भी। ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट ही प्री था, फर्स्ट ही मेंस था, फर्स्ट ही इंटरव्यू था। हम्म। तो मुझे लगा कि यहाँ तक आई हूँ तो आगे भी जाऊंगी। हम्म। तो मेरी एंट्री हुई। अभी ऐसा होता है वहां पे कि एक कैंडिडेट अंदर होते हैं, आपको बाहर बिठा दिया जाता है, दो और कैंडिडेट्स आपके साथ होते हैं। अच्छा। और जब इंटरव्यू चल रहा होता है, एक रेड लाइट वहां पे जल रही होती है, और आप बाहर होते हो, और जैसे ही वो रेड लाइट आपकी बंद हो जाती है, इसका मतलब होता है कि इंटरव्यू ओवर हो गया है और अब आपकी टर्न है। अच्छा वहां ठीक। पे मतलब एक मेंबर, मतलब एक उनके हेल्पर होता है, वो आपको गाइड करते हैं कि आपने अंदर हम्म। जाना है। तो मैं वहां बैठी हुई थी, तो जैसे ही मेरी एंट्री हुई, हम्म। तो मैंने बोला मैं आई कम इन सर। तो आयुब खान सर ने बोला आइए बेटा। हम्म। तो मुझे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया कि चलो बेटा तो बोला है। तो हाँ। फिर मैंने बोला कि थैंक यू सर, और मैंने दरवाजा बंद किया। तो उन्होंने इशारा, मैंने उनको, तब तक गुड इवनिंग हो चुकी थी, तो हम्म। मैंने तीनों मेंबर्स को बोला, बीच में आयुब खान सर थे, दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, मैंने तीनों को विश किया कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, और उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। तो हम्म। मैंने बैठा, तो उन्होंने, मैं थैंक यू उनको बोला, जो नॉर्मल आपकी फॉर्मेलिटी होती है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरी जो डिटेल्स हैं वो चेक की। हम्म। अभी ये है मैम कि फुली ट्रांसपेरेंसी है आरपीएससी के अंदर, आपकी कोई डिटेल्स नहीं जाएंगी अंदर, आपका नाम नहीं जाएगा, आपका पता नहीं जाएगा, आप कहाँ से, कोई आप अगर आप टीचिंग में हो तो आप कहाँ टीच कर रहे हो वो नहीं जाएगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कहाँ से पढ़ रहे हो वो नहीं जाएगा। जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डिग्रीज है वो कंप्लीटेड है, फॉर एग्जाम्पल 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, सिर्फ वो जाएगी। आपका नेट जेआरएफ है, कौन से ईयर में आपका क्लियर हुआ है, सिर्फ वो जाएगा। अगर आपकी पीएचडी परसुइंग में है तो उसकी डिटेल्स भी अंदर नहीं जाएंगी। अच्छा। तो वो अपने कैंडिडेट से जो डिटेल्स होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी 10th अपने 2011 में 11 में की, तो हम्म। वो सिर्फ वो पूछते हैं कि आपने 10th कब की। तो मैंने बोला सर 2011। उन्होंने बोला आपने 12th कब की, मैंने बोला सर 2013। उन्होंने बोला आपने ग्रेजुएशन कब की है, मैंने बोला सर 2014। उन्होंने बोला आपने मास्टर्स कब की, मैंने बोला सर 2019। तो उन्होंने बोला वो जेआरएफ है आप, मैंने हम्म। बोला हाँ जी सर। हम्म। तो कहते ठीक है। तो बोलते कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी है पीएचडी की, मैंने बोला हाँ जी सर। तो कहते कि रजिस्टर्ड हो गए हो आप, मतलब आपका टॉपिक मतलब हो चुका है डिसाइड, मैंने बोला हाँ जी सर। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, अपना टॉपिक लिखिए बोर्ड पे जाके। हम्म। तो मैं गई, तो मैंने अपना लिखा, मेरा था सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, स्टडी ऑफ अच्छा। हरियाणा।
ओके। अब मुझे बाहर से डायरेक्शन मिली हुई थी कि आपने अपना एरिया रिवील नहीं करना है, ठीक हम्म। है। और उन्होंने भी मतलब एक उनको एक होता है कि आपको एरिया नहीं रिवील करना है, वो बाहर से आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अब मैम पीएचडी में क्या होता है कि पहले आपका टॉपिक होता है, उसके बाद आपका जहाँ की आप स्टडी कर रहे हो वो होता है। हम्म। अगर मैं अपना टॉपिक पूरा लिखती तो उनको पता चल जाता कि मैं हरियाणा से हूँ, एक तो वायलेशन होती जो हम्म। रूल है। ठीक है, हम्म। तो मैंने ये लिखा, तो मैंने लिखा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। हम्म। और उन्होंने बोला कि हो गया बेटा, मैंने बोला हाँ जी, कहते आ जाइए अपनी सीट पे। तो मैं सीट पे वापस बैठी तो तीनों ने बोर्ड की तरफ देखा और बोलते कि आपका टॉपिक अधूरा लग रहा है। हम्म। तो मैंने बोला कि सर मेरे और मेरे सुपरवाइजर की इस बात पे चर्चा चल रही है कि यही टॉपिक फाइनलाइज करें या कोई और। तो हम्म। उन्होंने बोला कि पर मैंने आपसे पूछा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। मैंने हम्म। बोला कि सर मेरी इनरोलमेंट हुई है। तो हम्म। मैं बोलते कि यही तो मैंने आपसे कंफर्म किया था। तो हम्म। मैं थोड़ा डर गई, मैंने बोला हम्म। कि सॉरी आई मिसअंडरस्टूड, लेकिन मैंने फेस पे नहीं आने दिया। हम्म। ठीक है, तो मैंने बोला कि सॉरी सर आई मिसअंडरस्टूड, और मैंने फेस पे नहीं आने दिया, बड़ा कॉन्फिडेंटली मैंने उनको जवाब दिया। तो हम्म। यहाँ से शायद मेरा पहला पॉइंट ये बना कि इतने इंटेंस सिचुएशन के अंदर भी जो वायलेशन थी वो मैंने नहीं की। हम्म। और मैंने अपने ही ऊपर बात ले ली कि सॉरी सर मुझसे शायद समझने में गलती हुई है, गलती हुई। और शायद यहाँ मेरा पॉइंट एक। हाँ जी। हम्म। तो शायद यहाँ पे एक मेरा पॉइंट बना कि मुझसे गलती हुई। तो वो ठीक है, थोड़ा सा कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है वैसे उनके चेहरे पे, आप गलती करोगे तो भी कोई इंप्रेशन नहीं नहीं है, होगा, आप हाँ, अच्छा अच्छे से दो करोगे तो भी नहीं होता है। ठीक। नहीं होगा। वो एक एक मतलब एक फेस मास्क कैसे ओढ़ के बैठते हैं कि हमें राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ ठीक रहा, है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं आपकी पीएचडी से ही आपसे सवाल पूछता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो उन्होंने बोला, पहला सवाल था मेरा कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये ये जो नारा है ये किसने दिया था। मैंने हम्म। बोला सर हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। कहते कब दिया था। मैंने बोला कि सर 22 जनवरी 2015 को दिया था। कहते क्यों दिया था। मैंने बोला सर हमारे देश की जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रही थी, तो हम्म। बच्चियों को बचाने के लिए और उनकी एजुकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए नारा दिया गया था। हम्म। तो उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला कि मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि सरकार ने इसके ऊपर क्या काम किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ समाज शास्त्री क्या आपको लगता है कि समाज में बदलाव आए हैं। तो मैंने बोला हाँ जी सर बदलाव तो आए हैं। हम्म। तो उन्होंने भी नहीं पूछा कि क्या बदलाव आए हैं, तो मैंने भी नहीं बताया कि क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि ठीक। मुझे मुझे ये था कि मैं उतना ही बताऊंगी जितना मुझसे हाँ, पूछा जाएगा। जितना पूछा जाए, बिल्कुल। क्योंकि ना मुझे ये शो करना था कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, ना मुझे ये शो करना था मैं ओवर कॉन्फिडेंट हम्म। हूँ, मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंट शो करना था। हम्म। तो उन्होंने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं बताया। तो उन्होंने फिर पूछा कि आपका ये जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इसका उद्गम कहाँ से हुआ था। तो हम्म। मैंने बोला कि सर इसका उद्गम जो है वो हम यूरोप से देखते हैं, और इसके आने के पीछे मेजरली तीन पिलर्स थे। एक था एनलाइटनमेंट, दूसरा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तीसरा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम्म। इतने में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने वहां से क्वेश्चन पिक किया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आई थी। तो मैंने बोला कि सर 19th सेंचुरी में आई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो मैंने बोला कि सर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई थी, फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई थी, सबसे पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आई थी। और तो उन्होंने पूछा कि आपका कोई प्रभाव पड़ा है फैमिलीज के ऊपर। तो हम्म। मैंने बोला कि सर पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता है, पहले किनशिप टाइज बहुत स्ट्रॉन्गर थे, अब किनशिप टाइज बहुत वीक है। हम्म। तो इसी में दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पूछा कि क्या आपने इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। तो मैंने बोला कि नो सर, क्योंकि हम्म। हमने नहीं पढ़ा था। हम्म। तो फिर उन्होंने फिर बेसिक क्वेश्चन पूछे कि आपने सोशल प्रोसेसेस पढ़ी हैं। तो मैंने बोला हाँ जी सर, तो मैंने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपने सोशल इंटरेक्शन पढ़ी है, तो मैंने उसका जवाब दिया। तो फिर जो दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला कि कितने तरीके की सोशल इंटरेक्शन होती हैं, तो मैंने उसका भी जवाब दिया। तो ठीक है। फिर जो दूसरे आयुब सर थे, आयुब सर ने बोला कि सोशल कंट्रोल क्या होता है। तो फिर मैंने बताया कि क्या होता है, फिर उन्होंने एजेंसीज पूछा, तो मैंने सबका जवाब दिया। तो फिर जो दूसरे सर थे उन्होंने मेरे को पूछा कि ये जो सर्कुलेशन ऑफ इलीट बाय परेटो है, क्या आपने पढ़ी है। मैंने बोला हाँ जी सर। तो उन्होंने बोला कि जो सर्कुलेशन ऑफ इलीट बाय परेटो है, हम्म। मिशेवली है और मॉस्का है, इनके बीच में क्या आपस में कंपैरिजन है, या क्या क्या इन्होंने अपनी थ्योरीज में बताया है। तो वो सोशियोलॉजी वाले मैम समझ पा रहे होंगे, तो हम्म। फिर मैंने हाँ, उन्हीं उनका को समझ जवाब में दिया आएगा ये, हाँ, क्लियरली। सब्जेक्ट रिलेटेड है। हाँ जी मैम। हाँ जी। ठीक है। तो फिर मैंने उसका जवाब दिया।
तो उन्होंने बोला कि आपने सोशल डेविएंस पढ़ा है, तो मैंने बोला हाँ जी से पढ़ा है। तो उन्होंने बताया कि जो मर्टन है और जो पार्सन्स है, उनकी थ्योरी में क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है डेविएंस को लेके, आप वो बताइए। तो फिर मैंने वो बताया। हम्म। तो फिर जो आयुब सर थे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, मेरे को याद नहीं, हाँ उन्होंने पूछा कि मार्क्स का द्वंद बताइए। अब हम्म। मैं हूँ इंग्लिश मीडियम, तो मुझे जितना हिंदी में पता था, मतलब जैसे हम्म। उद्गम है या कुछ भी ऐसे शब्द थे, अगर हाँ मुझसे हाँ हिंदी हाँ। में क्वेश्चन हुआ था तो मैंने हिंदी में जवाब दिया था, और इंग्लिश में क्वेश्चन हुआ था तो मैंने इंग्लिश में बताया था। अब हम्म। मैम द्वंद ऐसा था कि मैं थोड़ा डिलेमा में थी कि क्या होता है द्वंद। तो मुझे हम्म। ऐसे लगा कि गलत जवाब देने से अच्छा है कि मैंने उनको बोला सॉरी सर। तो उन्होंने फिर दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पूछा कि इसका विश्लेषण कैसे करेंगे द्वंद का। तो उन्होंने बताया कि सर इज आस्किंग अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो ओके। मैंने फिर उनको क्लास कॉन्फ्लिक्ट बताया। तो फिर सर बोलते कि तो फिर जो वो बोलते कि और कोई प्रश्न। हम्म। मतलब मेरा इंटरव्यू जो था वो ऐसे चला कि 4:30 से इंटरव्यू चला था, और 4:50 तक मेरा इंटरव्यू चला है, वो मैंने बाहर आके टाइम चेक किया था। अच्छा, 20 मिनट। तो उन्होंने बोला सब्जेक्ट एक्सपर्ट, हम्म। हाँ जी, तो उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बोला कि कोई और प्रश्न। हम्म। उन्होंने ऐसे किया, ठीक है। अच्छा। तो दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पूछा कि कोई और प्रश्न, तो बोलते कि नहीं। हम्म। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि और इंटरव्यू इज ओवर नाउ, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने इशारा किया कि हम्म। ठीक है बेटा पानी पियो। और हम्म। तो मैंने पानी की बोतल उठाई, मैंने बोला थैंक यू सर, क्योंकि सच में प्यास लगी हुई थी मुझे, हम्म। 2 बजे से मैंने पानी नहीं पिया था, तो शायद उसको लगा होगा कि एक तो रैपिड फायर था मेरा, फटाफट हम्म। फटाफट था। तो मैंने बोतल उठाई, मैंने बोला थैंक यू सर, और उन्होंने ऐसे किया। तो मुझे तो ये नहीं बोला गया था कि योर इंटरव्यू इज हाँ ओवर नाउ यू कैन हाँ। गो, मुझे तो नहीं बोला था। तो वहीं पे मैम एग्जिट था और वहीं पे बोर्ड था। हम्म। तो मैं गई, तो मैंने बोर्ड की तरफ मैं चली गई। हम्म। तो अभी क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनकी बोर्ड टीचिंग तो होती है। हम्म। अब बोर्ड टीचिंग में ये जो बच्चे हैं वो अपना टॉपिक जो है वो खुद सेलेक्ट करके आते हैं। तो हम्म। मैंने मार्कर खोला और मैंने बोला कि यस सर आप टॉपिक बताइए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। नहीं नहीं हो गया। हम्म। तो मैंने कैब बंद की, मार्कर की, फिर मैंने बोला कि थैंक यू सर, और मैं बाहर आ गई। तो हम्म। शायद उनका ये भी सेकंड ट्रिक हो सकता है हाँ, कि उन्होंने ये नहीं बोला बोला मुझे कि आपका ओवर हो यू गया है। कैन गो, हाँ हाँ। उन्होंने बोला ही नहीं मुझे ये कि आपका ओवर हो गया है। शायद वो हम्म। ट्रिक कर रहे थे कि ये लड़की एग्जिट चूज करेगी या बोर्ड चूज और करेगी। चूज करेगी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने बोर्ड चूज किया, अच्छा अच्छा। और रेस्ट हिस्ट्री। अच्छा, चलिए। तो मतलब देखें तो आपका इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड ज्यादा था, मतलब टोटली, और उसमें आपको हाँ जी, बेसिकली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपका इंटेलेक्ट चेक किया जाता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इसके अंदर, ये था। ठीक है, तो अभी जैसे हमारा एग्जाम अभी 7 दिसंबर को है, तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन बता दीजिए स्टूडेंट्स को, स्पेशली जीके के लिए, कि वो लास्ट 15 डेज बचे हैं, जैसे अभी 15 डेज, तो उसमें आपने क्या किया था, मेन मेन पॉइंट्स जिस्ट के अंदर, कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लास्ट 15 डेज में, और वो क्या करे और क्या ना करे ऐसे। मैम लास्ट 15 डेज के अंदर सबसे पहले तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, किसी भी हम्म। तरीके की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कोई आपको बोले कि आप आउट ऑफ स्टेट हो, बिल्कुल ध्यान मत दो, मैं बैठी हूँ आपके सामने एक एग्जाम्पल आउट ऑफ स्टेट की। हम्म। किसी से डिस्कस भी मत करो कि आपका एग्जाम है कब है क्या है, कुछ मत करो। हम्म। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। जितना हो सकता है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। और ठीक अगर है। 15 डेज है तो अपना स्लॉट कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपका एक स्लॉट, एक हिस्ट्री का, मतलब हिस्ट्री अगर आपने करनी है तो जैसे मैंने सिलेक्टिवली ही करा था, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ज्योग्राफी का एक स्लॉट बनाओ, फिर पॉलिटी का एक स्लॉट बनाओ। अगर बना सकते हो तो जैसे जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा। आपको जो आभूषण है वहां से आपको एक हम्म। क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बजाय कि आप, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो आप ये जो फेयर फेस्टिवल्स है, फोक इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑर्नामेंट्स है, लिटरेचर है, पेंटिंग्स है, तो हम्म। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। और दूसरा स्लॉट आप बनाओ जो रात वाला है, वो करंट अफेयर्स का आप बनाओ। ठीक हम्म। है, अभी आप इतनी कोशिश करो कि अगर आपको 24 घंटे मिलते हैं तो आप इतना अपना माइंड एक्टिवेट रखो कि आप उसको 48 आवर्स में बदलने की ताकत रखो। हम्म। ठीक है, अभी बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन मत करो, तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। और जो मूमल की पब्लिकेशन है वो मुझे पता नहीं मैम कि अभी आती है नहीं आती है,
पर हम्म। हमारे मोबल मोमल की जो पब्लिकेशन थी उसमें से सारा का सारा करंट अफेयर्स मोमल के नहीं, पब्लिकेशन से ही मैं था। हमेशा इंग्लिश मीडियम में जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो हिंदी मीडियम की मैगजीन है वो, उसी को रेफर करती हूँ हमेशा मोस्टली, क्योंकि उसमें कंसाइज टू दी पॉइंट करंट अफेयर्स दिए रहते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है उसके अंदर। तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि वहां से कवर करें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट से कंपाइल करके वैसे ही मैं कवर कराती हूँ करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया सभी स्टूडेंट्स को कि पेपर थर्ड कैसे प्रिपेयर करना है, सब्जेक्ट कैसे करना चाहिए, और इंटरव्यू स्पेशली उसमें क्या हुआ उस तरीके से। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये इंटरव्यू मारो राजस्थान के जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ज्वाइनिंग हो जल्दी से जल्दी, और आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। सो थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, थैंक यू।